हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर का जो फिजिक्स का पेपर था आईसीएसई 10th बोर्ड्स का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन बी का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको सेक्शन ए जो कंपलसरी सेक्शन होता है उसका सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया था, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सारा सब पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है ये सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहां दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दिया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बोला गया है। तो ये कितना गिवन है? ये गिवन है 9/8। ये हम पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए हमें फाइंड क्या करने बोला जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का। ये आपको पता हो शायद, अगर नहीं पता है तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मैंने इलैबोरेटेड वे में वीडियो सारा बना के अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पे फिजिक्स पटना से पे। आप उसका जो प्लेलिस्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो खोल के ये सारा चीज सीख सकते हैं उससे, है ना। तो ये देखिए ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/, इसका वैल्यू तो दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो दैट इज 9/8। तो 8 ऊपर चला जाएगा, मतलब 8/9 आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखिए सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल हमने इसमें यूज किया इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये जो हमारा सब पार्ट ए था, इसको सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया? तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमने यूज किया इसके लिए। अब देखिए ये अगर आपसे बोला गया कि नेम द प्रिंसिपल, तो हम सिर्फ प्रिंसिपल का नाम बताते हैं। लेकिन अगर बोला जाता स्टेट द प्रिंसिपल, तो हमें ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा और समझना होगा क्या पूछा जा रहा है। सिर्फ नेम बोला गया तो नाम लिख दिया, अगर बोलता स्टेट द प्रिंसिपल तो हमें फिर बताना होता कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, एग्जैक्टली ये क्या होता है। आप ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको ये, है ना। अब देखिए तीसरा पार्ट क्या है, इफ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ वाटर देन विल द रेशियो 9/8 रिमेन द सेम? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए वाटर का टेम्परेचर अगर हम चेंज करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जो कि 9/8 है, ये सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा जरा देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ये किसके इक्वल होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ऑब्वियसली अगर हम टेम्परेचर बदलें वाटर का तो लाइट का स्पीड भी बदलेगा वाटर में, और अगर स्पीड बदलेगा लाइट का वाटर में तो फिर ये रेशियो 9/8 नहीं रहेगा, है ना। तो ये रेशियो हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नो, है ना। अगर इसमें आपको सिर्फ बोला जा रहा है राइट यस और नो, तो आप ये नो लिखाएंगे। अगर पूछा जाता क्यों तो आप ये एक्सप्लेन करते कि ऐसा इसलिए हो रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ लाइट का जो स्पीड है वो भी चेंज होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10x यूनिट्स, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी, इन टाइम t1। तो हम एक बार ये ऐसे करके लिख लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है। वैक्यूम में बोला गया है कि लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 10x यूनिट्स, है ना। डिस्टेंस को हम ऐसे करके लिख देते हैं, कितने टाइम में? टाइम t1 में। ओके, फिर क्या बोला गया कि एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x यूनिट्स इन टाइम t2 इन अ डेंसर मीडियम। तो जो भी हमारा मीडियम है हम ऐसे करके लिख लेते हैं, डेंसर मीडियम कुछ भी हो, वाटर, ग्लास, डायमंड, कुछ भी, तो उसमें जो लाइट है हमारा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? x यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में? टाइम t2 में, है ना। तो इसको हम d1 और d2 ऐसे नाम दे देते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। आगे बढ़ते देखिए क्या पूछा जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें पता करना है कि लाइट कवर्स अ डिस्टेंस 20x यूनिट्स इन टाइम t1 इन डायमंड, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वैक्यूम में 10x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितने टाइम में? t1 टाइम में, और बोला गया कि उतने ही t1 टाइम में 20x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया डायमंड में। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट का स्पीड जो है वो वैक्यूम में मैक्सिमम रहता है, या एयर में भी लगभग हम उतना ही वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी मीडियम हो उसमें लाइट का स्पीड कम ही होता है ना। तो ये इम्पॉसिबल है कि वैक्यूम में 10x डिस्टेंस ट्रैवल करे इस टाइम में, और इसी टाइम में t1 में ही 20x डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर ले डायमंड में। नो, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, पहले का आंसर फॉल्स। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। तो ये जो हमारा डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, जैसे हम इसको ऐसे ही लिख के चलते हैं, डी फॉर डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम या तो, अगर कुछ नहीं है तो वैक्यूम है, अगर मीडियम कुछ नहीं बोला गया तो एयर। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डी फाइंड करना है डेंसर मीडियम, तो इट विल बी ये हो जाएगा हमारा C बाई V मीडियम, है ना। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, स्पीड हम यहां से निकाल सकते, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारा क्या हो जाएगा यहां से, डिस्टेंस बाई टाइम। तो मैं एक बार ये इलेबोरेट कर देता हूं, D1 बाई T1 और डिवीजन, तो डिवीजन का साइन दे दिया V मीडियम। तो V मीडियम के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मीडियम है हमारा उसमें स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम, तो दैट इज D2 बाई T2। अब इसको सॉल्व करें तो D1 की जगह हमने रखा 10x बाई T1 और डिवीजन D2 की जगह हम क्या रखेंगे, x बाई T2। तो अगर इसको रेसिप्रोकेट करें तो इट विल बी 10x बाई T1 और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो इट विल बी T2 बाई x। तो x गॉट कैंसल्ड, यहां से हमारा रेशियो आ जाएगा 10T2 बाई T1, है ना। ये हमारा आ गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट, या तो ग्रीन या तो वायलेट या तो रेड, कोई भी एक कलर ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म, जिसमें तीनों एंगल इक्वल होता है 60-60, उसको हम इक्विलेटरल प्रिज्म या इक्वी एंगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं। प्लेस्ड एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन। अब देखिए यही हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, मिनिमम डेविएशन का पोजीशन है और प्रिज्म कौन सा है, इक्विलेटरल प्रिज्म। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा जब भी मिनिमम डेविएशन का केस होता है ना, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होता है। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका वैल्यू 45 है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस को हम I2 से डिनोट करते हैं, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा, है ना। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मैं यहां लिख देता हूं। और दूसरा चीज इसमें ये होता है, जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, कि जो लाइट रे है, जो प्रिज्म के अंदर आने वाला है लाइट रे, रिफ्रैक्टेड रे, वो बेस के पैरेलल रहता है। लेकिन ये सिर्फ किस प्रिज्म में रहेगा, इक्वी एंगुलर प्रिज्म में, मिनिमम डेविएशन के केस में। बाकी प्रिज्म में ये जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल रहे, है ना। अब देखिए ये तो पैरेलल आ गया, इसके बेस के पैरेलल। अब यहां से ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और यहां से नॉर्मल बनाते हैं, तो हमें पता है कि ये कहां से कहां आएगा, डेंसर से रेयर आ रहा है, तो ये जाना तो चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से, ये रहा हमारा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से और दूर आ जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। अब हमें दिख रहा है कि ये इमर्जेंट रे और ये नॉर्मल, तो इट मस्ट बी द एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसका वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। एज आई टोल्ड यू कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, कॉपी द रे डायग्राम बोला गया था, इसको कंप्लीट करना था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और एक चीज आप रे डायग्राम में ना एरोज का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरोज छोड़ने पे मार्क्स कट जाता है। ओके, सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है, पार्ट बी क्या है हमारा, कि दो फैक्टर बताना है जिसपे एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। अब एंगल ऑफ डेविएशन आपको जैसे यहां दिख रहा होगा, ये लाइट रे को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूं ताकि ये आपको विजिबल हो। ये लाइट रे देखिए, ये जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, है ना, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डेविएट करके और ऐसे आ गया। तो हम अगर इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से ऐसे इतना डेविएट करके ऐसे आ गया, क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन सफर कर रहा है ना। तो इसका फैक्टर्स क्या क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, दो फैक्टर्स इसका एंगल ऑफ डेविएशन का। पहला तो एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। आपसे अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा गया तो फैक्टर का नाम तो लिखना ही है और उसके साथ उसका डिपेंडेंसी भी लिख देना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। तो एंगल ऑफ प्रिज्म के ये इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और दूसरा फैक्टर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आई होप मैंने आपको जो इस वीडियो में बताया, समझाया, आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अगर ऐसा है, डू लाइक, देन प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी लोगों से भी इसे शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को दिक्कत आता है फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में, उनके लिए भी आसान हो सके आपके हेल्प से। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।